डॉक्टर अली मोहम्मद ख़ान साहब और विलायत अहमद फ़ारूकी साहब, मैं आप दोनों को इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपका बहुत लंबा सफ़र है बतौर मुअल्लिम, बतौर मुहक्किक, बतौर नक्काद, बतौर अदीब। कुछ थोड़ा सा इस पे रोशनी डालिए, कितना अरसा हो गया इस सफ़र में? डॉक्टर साहब, बात यह है, मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ। आई एम 84, माशाअल्लाह। 84 साल मेरी उम्र है और मैंने 61 में DCI स्कूल कोटली लोहारा से पढ़ाना शुरू किया था। वो दिन और आज का दिन अभी मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं FC कॉलेज में विजिटिंग प्रोफेसर हूँ। तो 25 साल मैंने साइंस कॉलेज में पढ़ाया, वहाँ से मैं रिटायर हुआ था। फिर ये प्राइवेट यानी जो सरकारी तालीमी इदारे हैं, एक अरसा वहाँ आप एक अरसा हुआ 2001 में 60 बरस तक पढ़ाया आपने। और एक नहीं, ये अब तक 63 साल आज नहीं, को 60 बरस की उम्र तक सरकारी इदारों में पढ़ाया। सरकारी, फिर उसके बाद प्राइवेट इदारों में पढ़ा और भी पढ़ा रहा हूँ। तो लिखने लिखाने का काम सारी उम्र की है, या पढ़ने पढ़ने का की, या सैर व सियाहत की। आप हैरान होंगे, मेरी इकलौती औलाद मेरी बेटी है। 63 मैं 7 दफ़ा ऑस्ट्रेलिया जा चुका। आपने तो नाम सुना होगा, मैं 7 दफ़ा ऑस्ट्रेलिया जा चुका और 7 दफ़ा ही मैं इंग्लैंड जा चुका, आयरलैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, और 3 दफ़ा मैं ईरान जा चुका और 4 दफ़ा मैं सऊदी अरब जा चुका और पानीपत में मेरी वलादत हुई थी। अच्छा, मैं पानीपत में अक्सर बच्चे लिखते हैं पानीपत की जंग में पानीपत में फुलां की पैदाइश। तो पानीपत में मैं 6-7 साल का था जब ये बंटवारा हुआ और हम यहाँ माइग्रेट करके आए। तो पढ़ना पढ़ाना मैंने पाकिस्तान में ही शुरू किया था आगे। तो DCI स्कूल कोटली लोहारा से पढ़ाना शुरू किया। उससे पहले मैं SV था। बाद में मैंने प्राइवेट सारे इम्तहान दिए और पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद मैं SV टीचर था। बाद में मैंने फिर MA उर्दू भी कर लिया, MA हिस्ट्री भी कर लिया, और फिर मैं लेक्चरर भी पब्लिक कमीशन से हो गया और डायरेक्ट मेरी 19 ग्रेड में सिलेक्शन होगी और साइंस कॉलेज से मैं 20 ग्रेड में रिटायर हुआ था। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक उम्र इसी पेशे में गुजारी और तदरीस का जो एक शोबा है उससे आप वाबस्ता रहे। इतना अरसा गुजारने के बाद आज आपके एहसासात क्या हैं? क्या आपने सही शोबे का इंतखाब किया या कोई पछतावा है? नहीं, मैंने एक जब इंटरव्यू दिया था और मैंने इंटरव्यू लेने वाले को उसने यही सवाल मुझसे किया था और मैंने उसका जवाब ये दिया था कि अगर मैं जब अल्लाह ताला के यहाँ जाऊँगा और अल्लाह ताला ने अगर ये मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं तुम्हें एक दफ़ा फिर दुनिया में भेजना चाह रहा हूँ और दुनिया में किस हैसियत से भेजूँ, तो मैं यही कहूँगा बारला मुझे तो मुअल्लिम ही बना कर भेज देना। मुझे इस प्रोफेशन में मज़ा आता है, लुत्फ़ आता है। यही वजह है कि मैं अभी भी पढ़ा रहा हूँ और मज़े ले लेके पढ़ा रहा हूँ। मौलवी अब्दुल ने कहा था कि काम वही है जिसमें मज़ा है। किन्होंने कहा था? मौलवी अब्दुल हक ने कहा था कि काम वही है जिसमें मज़ा है, बेमज़ा काम नहीं रहता, बेकार हो जाए। डॉक्टर अली मोहम्मद ख़ान साहब, आपकी तसानीफ़, काफ़ी तसानीफ़ आपकी आ चुकी हैं, कुछ उनका जिक्र हो जाए। कौन कौन सी किताबें या किस किस मौजू पर आपकी किताबें? मेरा जो PhD का थीसिस है वो है लाहौर का दबिस्तान शायरी। जी, वो किताबी सूरत में भी छप चुका है। वो 5 एडिशन छप चुके हैं और मैंने देखा तो नहीं, लेकिन शुरू ये है कि इंडिया में भी छप रही है किताब। वाह, सही। तो उसके अलावा जो तहकीकी और तनकीदी किताबें हैं, मैंने बहुत सारी किताबें कंपाइल की हैं, तरतीब दी हैं। उसमें डिक्शनरी भी है, कुलियात मीर है, कुलियात नज़ीर है, कुलियात हज़रत मोहानी है और मोमिन के हैं और बहुत ख्वाजा हैदर आतिश के है और मीर दर्द के हैं
और अच्छा, मीरदर्द का भी, जौहर के भी हैं बहुत। और इनकी जो दिबाचे हुए हैं ना, वो मैंने वो मेरी अपनी किताबें बन जाते रहे, वो तहकीक नोई दिबाचे अपनी किताबें बन जाते रहे। इसके अलावा मैंने मेरे पर थीसिस भी हो चुके हैं, तो खाके मैंने की किताबें भी, 2 किताबें मेरी खाकों की हैं। अब उन्हें ढूंढ चरागे रुखे ज़ेबा लेकर, और 2 किताबें स्वान उमरी में शजरे सायादार, वो काजी बरकत अली की स्वान उमरी है, संगी मील ने छापी है, बहुत ही अच्छी किताब है वो। तो 250-300 सफ़े की किताब है। तो अच्छा, खाकों की आपकी एक और किताब भी तो है, एक है अब उन्हें ढूंढ, एक चरागे रुके ज़ेबा, दूसरी है चरागे रुके ज़ेबा। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप अपनी जो खुद नविश्त सवाने उमरी है, जो आप बीती है अपनी, वो भी आप लिख रहे हैं। मैं वो लिख रहा हूँ आजकल 125-30 सफ़े अच्छा, लिखने हैं। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि जो आपकी खुद नविश्त आ रही है, क्या वाकई उसमें कोई एतराफ़ात हैं, कोई जुर्रतमंदी है, या वही बातें हैं जो हमसे पहले लोग करते रहे? डॉक्टर साहब, उसमें मैं ऐसे बातें लिख रहा हूँ जो दूसरों के लिए जहाँ से पढ़ेंगे तो खुश होंगे और वही चीज़ें अपनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैं समझता हूँ कुछ मेरे हालात व वाक़यात ऐसे हैं जो दूसरों के लिए तकलीफ का बायस बनना चाहिए उनको। तो मैंने उस स्वान उमरी का नाम लिखा है दास्तान हैरत, और उसमें ऐसे वाक़े लिखे, मसलन मैं जब ये हिजरत करके ये बंटवारा हुआ था तो हम पाकिस्तान आए, ऐसे वाक़यात जो मेरे चश्मदीद हैं और आज तक किताबों में नहीं लिखे हुए, जो मैंने अपने वालिद की ज़ुबानी सुने, बड़े भाई की ज़ुबानी सुने। मेरे वालिद का इंतकाल 107 साल की उम्र में है, वो भाई मेरे 93 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। तो वो हालात में मैंने वो किताब में सारे लिख दिए, और ऐसी बातें मैं लिख रहा हूँ। आजकल मुझे ज़रा कहाँ टाइम कम ही मिलता है पढ़ने पढ़ाने से, लेकिन जब भी मैं ख्वाहिश है मेरी कि मैं जल्दी मुकम्मल करूँ उसको। आपने अपने मुआसरीन की सच्चाइयाँ भी कुछ लिखी हैं उसमें? मुआसरीन की सच्चाइयाँ, मसलहत देखें डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ जो मसलहत है ना, वो गालिब है, और हम जो है बहुत सी बातें छुपाते हैं सच्चाई से। अब खैर, रोसों के इतराफ़ात से बड़ी तो कोई आप बीती नहीं लिखी गई। क्या हमारे यहाँ भी ऐसा हो सकता है? मुज़फ़्फ़र वारसी साहब जब लिख रहे थे जी, तो उस वक्त वो हयात थे, मैं उनसे मिलने गया तो मुझे कहने लगे कि मैं जो लिख रहा हूँ अपनी खुद नविश्त, जब आएगी तो तहलका मच जाएगा। लेकिन बाद में उन्होंने उसको तब्दील किया हालात की वजह से और मुआशरे की वजह से। हिम्मत तो नहीं। क्या कोई ऐसी सच्चाइयाँ? नहीं, मैं ऐसी सच्चाइयाँ लिख रहा हूँ उसमें कि जो आज तक किसी तारीख में, मसलन जब हम माइग्रेट करके आए तो रास्ते में हमारी ट्रेन सिखों ने रोक ली थी और कत्ल गारत हुई, और ये इस तरीके से। अगर आप कहें छोटा सा वाक़या मैं वो सुना, वो बात ये है कि हमारी ट्रेन बहुत लंबी ट्रेन थी और पानीपत से चली वो। 47 की बात है, 1947 की बात है। 47 के अवाखिर के बाद सख्त सर्दियाँ थी, शायद नवंबर-दिसंबर के दिन थे। हमारी ट्रेन चली तो ये आखिरी स्टेशन है अटारी का, उससे पहले 10-20 मील के फासले पर ना तो पटरी उखड़ी हुई थी। तो मज़े की बात है कि उसके जो ट्रेन का ड्राइवर था, उसका गार्ड था और फायरमैन था वगैरह, जितने भी मुलाजमीन थे रेलवे के, वो सारे के सारे हिंदू थे। उन्होंने अल्लाह मौला ट्रेन रोक ली। जब ट्रेन रुक गई तो झाड़ियों में से चांदनी रात थी, उस सिख जो न पिल पड़े ट्रेन के ऊपर कि हम इसको सारी को कत्ल करेंगे। तो डॉक्टर साहब, मज़े की बात यह है कि वो जो ड्राइवर थे हिंदू और वो जो मुलाजमीन थे, उन्होंने बड़ी मुश्किल से उनको सौगंधें और कस्में खिला खिला के सिखों को रोका और रुका कि सरदार जी हमारी एक बात सुन लें, फिर तुसी तुहाडी खुशी है जो मर्जी करते रहना। लेकिन इस वक्त लाहौर स्टेशन पर 2 ट्रेनें खड़ी हुई हैं सिखों और हिंदुओं की भरी हुई। ये ट्रेन वहाँ पहुँचेगी तो वो ट्रेनें चलेंगी,
अगर ये ट्रेन कतरगार से लाशों की भरी हुई चली पहुंचेगी तो वो 2 ट्रेनें उनको वो भी लाशों की जाएगी, ऐसे कर देंगे। तो ये आपके लिए घाटे का सौदा है। नहीं, इनकी जरा ऊपर बड़े सिखों के मंदिर कहते हैं कि खाली होती है, बड़ी मुश्किल उनकी बात समझ में आई और उन्होंने कहा ऐसे सौदा नहीं है, ऐसी एक ट्रेन ला देंगे, वो मुसलमान 2 ट्रेन मार देंगे। तो उन्होंने खैर फिर भी 5-10 औरतें बच्चे कत्ल उन्होंने कर दिए। अच्छा, बैग पर पटड़ी जोड़ी गई और ट्रेन हमारी चली। लेकिन इसमें मज़े की बात यह है कि लाहौर स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं खड़ती। उन हिंदुओं ने जो ड्राइवर था और ट्रेन का फायरमैन था या गार्डवार थे, उन्होंने झूठी कस्में खाई। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार ये मेरे घर के सामने जो गटर के ढकने हैं रात को उठा लेते हैं और जहाज उठते फिरते रहते हैं, ये नशे में जो ये, और इन्होंने कलमा चुके पड़ा, ये गया जन्नत के हकदार। और वो जिन्होंने 6,000 7-8 हज़ार मुसलमानों को बचा दिया ट्रेन के, क्या वो जन्नत का ईंधन बनेंगे? बड़ी बात। मुझे ये चीज़। वक्फे के बाद बारे दीगर खुशामदीद नाजरीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। डॉक्टर साहब, सबसे आसान तरीका आजकल ये है कि आप मशहूर होने के लिए किताब छपवा लें। वो मैंने लिखी हो, वो किसी और ने लिखी हो, किसी और के नाम से छप जाए, तो वो जो उसका कोई मुजाहिरा जो है वो नहीं करना पड़ता। देखें, बाकी जो शोबे हैं, अदाकारी है, मौसीकी है, मुसव्वरी है, वो आपको करके दिखाना पड़ती है, सामने करके दिखाना पड़ती है। लेकिन शायरी एक ऐसा शोबा है या अदब एक ऐसा शोबा है जिसमें जाहिर नहीं होता कि लिखा किसने है और पेश कौन कर रहा है। तो लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं, गलत फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन वो फ़र्ज में कहते हैं मुश्कानस के खुद ब बोध ना के तार बगोयत, पता चल जाता है कि खुद साख्ता कौन है। लेकिन अब आप देखें कि आप माशाल्लाह तहकीक भी कराते हैं, तो जो हमारे यहाँ तहकीक हो रही है PhD की सतह पर या MPhil की सतह पर या BS की सतह पर, वहाँ भी तो यही कुछ हो रहा है कि जो लिखने वाले हैं वो कोई और होते हैं और जो तालिब इल्म हैं हमारे, वो उनमें से अच्छे भी हैं, खुद काम करने वाले भी हैं, इसमें शक नहीं है। लेकिन ऐसी तादाद भी मौजूद है जो ठेके पे काम कराती है। तो क्या इस तहकीक से कुछ फ़ायदा हो रहा है? बस ये अलमिया है तो सही, सुनने में आती चीज़ें, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन लेटर सुनर वही लोग जो इस तरह की 2 नंबरी काम करते हैं वो आगे नहीं निकल सकते, वो पीछे रह जाते हैं और फिर और कार्य दिगर में को लेकिन डॉक्टर साहब, डिग्रियां तो उनको भी मिल जाती हैं। मेरे मुशाहिदे में है, मेरे इल्म में है कि जिन्होंने खुद PhD का थीसिस नहीं लिखा, खुद MPhil का थीसिस नहीं लिखा, उनको भी डिग्रियां मिल जाती हैं। डिग्री तो अता हो जाती है। लेकिन सोचने की बात यह है कि इससे हम तहकीक को क्या फ़ायदा पहुंचा रहे हैं? तहकीक जो है हमारी आगे बढ़ रही है या रुकी हुई है? बस तहकीक के शम्सुर रहमान फारूकी तो कोई नहीं बनता, और ये मुहक्किकीन जो उर्दू में किसका नाम सज्जाद वाक़िर रिज़वी तो कोई नहीं बनता। हाफिज महमूद शिरानी कोई नहीं बन सकता, मौलवी अब्दुल हक कोई नहीं बनता। उन्हें नाम उन्हीं का बायता। और जो इस तरह की ये जो गाजर मूलिया बेच के वो कर लेते हैं, उनको कौन जानता है? ज्ञान चंद नहीं कोई हो सकता। वो फिर भीड़ करने के लिए दुनिया में आते हैं। इस हवाले से सर, मैं जो डॉक्टर साहब से आपने बात पूछी है, मैं ये समझता हूँ कि अदब हो एक बहुत बड़ा शोबा है। इसका हालातो वाक़यात, जिस मुल्क में आप रह रहे हैं, जिस खित्ते में आप रह रहे हैं, इससे भी गहरा इसका असर होता है। अब हमारे जो मकसद कौमी हालात हैं या हमारे माशरे के जो हालात हैं, ज़ाहिर है उसमें भी एक अबतरी नज़र आती है। तो उस अबतरी का जो एक असर है एक अदीब पर भी, मैं ये समझती हूँ कि उससे वो मुतासर हुए बगैर बहुत अच्छी बात नहीं रह सकता। बहुत अच्छी बात की आपने की बात कि पूरा मुआशरा ही ज़वाल पज़ीर है। एक इन्हितात है।
तो अदीब पर भी, अदीब पर और भी आप लिखने अगर वाले गिला पर और करेंगे, तालिब इल्म पर भी गिला करेंगे, उसके असरात तो आएंगे। ये जब तक एक मुल्क में खूबसूरत माहौल नहीं होगा, अमन नहीं होगा, एक खुशहाली नहीं होगी, एक मौके नहीं मैसर आएंगे, दयानतदारी नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा, तो अदीब के मुतासर होने के साथ साथ हम देख रहे हैं कि बहुत से शोबे मुतासर हैं और बड़ी बुरी तरह मुतासर हैं। डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बात की इन्होंने। अब मैं उसी सवाल पे आता हूँ कि हमारे यहाँ दयानतदारी नहीं है, इंसाफ नहीं है, मसावात नहीं है। मसावात ये है कि जो जिस अहल है उसे उसका मेरिट नहीं है। आपने पाकिस्तान बनते देखा, आप उस ट्रेन में आए जो खुदा न खास्ता लाशों का ढेर बनने से बच गई। क्या आज आप इस मुल्क को, अपने वतन अजीज़ को देख रहे हैं कि जिस समत का तयन किया गया था वो मंजिल हमें हासिल हो गई? मंजिल तो डॉक्टर साहब हासिल नहीं हुई, बात ये, लेकिन मैं इससे नाउमीद नहीं हूँ। ला तकनत मिन रहमतुल्लाह, नाउमीद नहीं हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरे आबादान ने, जिसमें बहुत सारे लोगों ने, 4-5 लाख लोगों ने अपनी जान का नजराना दिया और ये मुल्क बना, तो ये मुल्क हमेशा रहने के लिए बना है। जी बेशक। मुल्क के खुदा दादा मुल्क अल्लाह ताला ने बनाया और बन गया। लेकिन ये जो आजकल हम झीना झपटी देख रहे हैं और जो कुछ भी हालात देख रहे हैं उस पर लासिल है बात करना, क्या क्या देख रहे हैं वो कर लें। ये गिद्ध हैं, झंझोड़ रहे हैं इसको पाकिस्तान को, जिस और ये कर लें जो कुछ करना, लेकिन ये मुल्क जो है इसकी बुनियादों में 5 लाख शहीदों का खून है। ये मुल्क कायम दायम रहेगा, लेकिन ये लोग जो गिद्ध बने हुए हैं ये नहीं रहेंगे और बहुत ही बुरा मुल्क है। कायद-ए-आज़म हमारे इलाके की वहीं के तो थे, पानीपत से आगे करनाल वहाँ के थे और परी पार्टी वो उनकी जागीर इतनी थी कि करनाल से शुरू होकर दिल्ली तक थी, लेकिन जब उनका इंतकाल हुआ उनके पास इतने भी नहीं थे कि कफन दफन के लिए कुछ कर सके, और उनके अपना फाइनेंस मिनिस्टर थे परी पार्टी 45-6 में मिनिस्टर। लेकिन अब लोग जो है पता नहीं क्या क्या करते हैं, क्या क्या इस पर बात मैं करूँगा तो मुझे यकीन जाना हालात ऐसे हैं मुल्क के कि मैं तो खुदा के या अल्लाह ये तूने मुल्क बनाया है, इसकी हिफाजत भी तू करिए, यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला। आमीन। बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब ने। ये वतन, ये धरती हमारी माँ है। बेशक अपनी माँ के साथ वही सलूक करें जो माँ के साथ होना चाहिए। बहुत अच्छा आपने पैगाम दिया। आपका कलाम तहतुल लफ्ज़ कलाम। जी डॉक्टर साहब, एक तो ये है कि आज इस प्रोग्राम के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि अदब की बात हो रही है। पाकिस्तान की जितनी भी ज़ुबानें हैं उनकी कदर करनी चाहिए, उनका तहफ़्फ़ुज़ भी करना चाहिए, इसमें कोई है। ये उर्दू हमारी एक कौमी ज़बान है, इसके ऊपर भी बड़ा काम करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर जैसे आपने तलफ़्फ़ुज़ की बात की है, अदब की असल खिदमत तो यही होगी कि हम तलफ़्फ़ुज़ भी नई नस्ल को दे के जाएँ। लेकिन जो हमारी बोलियां हैं, ज़ुबानें हैं, लहजे हैं पूरे पाकिस्तान के, उनका तहफ़्फ़ुज़, उनके लिए ज़ाहिर तंजीमों का भी, जो अदबी तंजीमें काम कर रही हैं इस हवाले से उनका भी फ़र्ज़ है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हुकूमती सतह पर भी इनकी नहीं, मैं ये कहता हूँ कि देखें जो लोग अदबी तकारीब में आते हैं, जी, जब वो अदबी तकरीब में आए तो आकर सीखें, जानें ये लफ्ज़ क्या होता है, तलफ़्फ़ुज़ क्या होता है, खासतौर पर उसका इस्तेमाल क्या होता है। जी। तो ये जो बातें हैं, गलतुल आम क्या है और सेहत लफ्ज़ क्या है, बड़ी काम ये चीज़ें जो है अगर हम कन्वे नहीं कर रहे अपनी नई नस्ल को तो हमारी तकारीब का कोई मकसद नहीं रहता। जी इरशाद।
वो मैं उर्दू की गज़ल के बाद पंजाबी, आपको पता है कि हमारी ज़ुबान है और इसकी जी बड़ा काम भी हो रहा है। गज़ल पंजाबी जी। पावें दुखा अंदरों गाली रखे आए। वाह डॉक्टर साहब जी जी। पावें दुखा अंदरों गाली रखे आए, डीवा आस उम्मीद दा बाली रखे आए। वाह 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 वाह। डीवा आस उम्मीद दा बाली रखे आए। तो शेर है डॉक्टर साहब के प्यार दी बेड़ी घुम्मण घेर च फसी रही। वाह। प्यार दी बेड़ी घुम्मण घेर च फसी रही, पर सजना दा पूर संभाली रखे आए। वाह। पर सजना दा पूर संभाली रखे आए, ते कंड पिछे भी कोई नहीं गिला कर सकिया। वाह। कंड पिछे भी कोई नहीं गिला कर सकिया, ओने इंज किरदार मिसाली रखिया है। क्या कहने। कंड पिछे भी कोई नहीं गिला कर सकिया, बहुत अच्छा। ओने इंज किरदार मिसाली रखिया है। ते भावें सजना गामी सानू दिता है, भावें सजना गामी सानू दिता है, असा गामी सीने पाली रखिया है। वाह वाह। असा गामी सीने पाली रखिया है। ते आखिरी शेर इस गज़ल दा डॉक्टर साहब के साडे दिल च डेरा ला के फारूकी, साडे दिल च डेरा ला के फारूकी, ओने दिल दा वेड़ा खाली रखिया है। वाह। ओने दिल दा वेड़ा खाली रखिया है, डीवा आस उम्मीद दा बाली रखिया है। जी जी डॉक्टर साहब, आप तहकीक, तनकीद, इंशा और खाका निगारी आपके बड़े शोबे हैं। ये जो सफ़र है उर्दू का, आज आप उर्दू को किस मकाम पर देख रहे हैं दुनिया की ज़बानों में? दुनिया की ज़बानों में डॉक्टर साहब, आप मेरी बात सुनकर शायद आप हाँ करेंगे कि यूनेस्को जो इदारा है, उसके इदाद शुमार के मुताबिक हल्का असर के एतबार से दुनिया की तीसरी बड़ी ज़ुबान उर्दू है। वाह। सबसे फैलाव चीनी का है, इसके बाद असरात अंग्रेज़ी के हैं, तीसरी बड़ी ज़ुबान उर्दू है। और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक यूनेस्को के इदाद शुमार है, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 6 अरब दुनिया की आबादी में से 1.5 अरब लोग, सारे के ममालिक के लोग भी, चाहे उसका नाम उन्होंने हिंदी रख दिया लेकिन है उर्दू ही। डॉक्टर साहब, उर्दू का आप देखें, उर्दू की मकबूलियत का ये आलम है कि जो हिंदी ज़बान में फिल्में बनती थी अब वो उर्दू में बनती हैं। उर्दू में बनती हैं। हिंदी के जो अल्फाज हैं वो गिने चुने रह गए हैं 2-4। इससे पहले आप 30 साल पुरानी फिल्में देखें, 40 साल पुरानी, तो वो हिंदी लफ्ज़ों से भरी होती थी, लेकिन आज उसमें आपको हिंदी लफ्ज़ ढूंढने मिलते हैं, क्योंकि और वो कोमल से अल्फाज हैं, वो करें तो बात बनती है, वरना उनकी फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं। और उसका सबब क्या है? सबब के ये है कि पूरी दुनिया में जो मार्केट है सिनेमा की वो उर्दू की है, वो उर्दू की, क्योंकि लोग उर्दू को समझते हैं। और तो मैं बड़ी दफ़ा इंग्लैंड जा लिया, ऑस्ट्रेलिया जा लिया, पता नहीं वो पहचान लेते थे कि ये या तो इंडियन है, शक्लों से पहचान लेते थे और या पाकिस्तानी है। तो इंडियन पूछते थे, इंडियन है पाकिस्तानी, तो कैन यू स्पीक इंग्लिश, वेरी वेल, मैंने कहा यस, लेकिन वो उर्दू में बात करते थे। डॉक्टर साहब, मुझे गोरों के देश में मुझे भी जाने का इत्तेफाक हुआ, वहाँ उर्दू बोलने वाले बहुत हैं, और कई गोरे और गोरियाँ भी उर्दू बोलते हैं। और उर्दू की सिफत एक यही है कि उर्दू ज़ुबान दूसरे लोगों की, इसमें ज़ुबानों के अल्फाज बड़ी जल्दी आ जाती है। इसकी एक खासियत उर्दू की कि उनको, चीनियों को, अंग्रेज़ों को जल्दी सीख लेते। बल्कि एक हमारी मुलाकात एक सिंगर खातून से हुई। अच्छा। तो उसने कहा मैं आपको उर्दू में सुनाती हूँ, और उसने जो गज़ल सुनाई, इंग्लिश थी वो, यानी वहाँ की थी, यूरोपीय खातून थी, लेकिन उसने उर्दू में गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, पूरी गज़ल, ये गज़ल जो है उसने उर्दू में सुनाई, और उसका लहजा ठीक था तकरीबन। जाहिर है वो पूरे तौर पे तो वो नहीं हो सकता जो हमारा है,
लेकिन बहुत अच्छा था। हाँ। डॉक्टर साहब आपने बात की थी अभी अदबी प्रोग्रामों की, और डॉक्टर साहब ने, अली खान साहब ने किया जिक्र उनका यूनेस्को का। जो जो हमारे प्रोग्राम है, ज़ाहिर है हम जब ऑर्गेनाइज करते हैं, आप भी हमारे प्रोग्रामों में अक्सर तशरीफ़ लाते हैं, सरपरस्ती करते हैं। इसमें पिछले साल की, ये 2023 की बात है, लाहौर को शहर अदब करार दिया गया है यूनेस्को की जानिब से सर। जी हाँ, क्योंकि जाहिर है कि लाहौर में अदबी सरगर्मी होती हैं। तो जो मैं कह रहा था कि इनका चलो तलफ़ुज़ तो ज़ाहिर है, खिदमत तो है, लेकिन ये भी आप जैसे अदीबों का, हम जैसे ये जो दोस्त बैठे, इनका एक असर है, क्योंकि खिदमत करने वाले भी तो मौजूद है, खिदमत करने वाले भी मौजूद हैं।